Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning new chapter. Its name is data handling. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. Okay, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू चैप्टर को फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1 से। देखिए स्टूडेंट्स, डेटा हैंडलिंग इसका मतलब क्या होता है? डेटा समथिंग, कुछ ना कुछ तो डेटा है। जैसे कि आपको यहाँ पर टेबल में दिख रहा है, ये डेटा है, इसे भी डेटा कहेंगे, इसे भी डेटा कहेंगे। अभी डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं पहले। ओके, तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इन द लास्ट स्टैंडर्ड भी आपने डेटा हैंडलिंग का चैप्टर देखा था। वहाँ पर हमने जो डेटा था टेबलर फॉर्मेट में, उसे हमें कन्वर्ट किया था इन सम पिक्टोरिक फॉर्मेट में। अभी डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है? कोई भी आपको वर्क करना हो, कोई भी आपको यहाँ पर कोई भी रिसर्च करना हो, किसी का भी आपको कंक्लूजन लिखना हो, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा होता है। अभी समटाइम्स अगर डेटा टेबलर फॉर्मेट में हो और मुझे उसका कंक्लूजन इंपॉर्टेंट जो है उसका पता करना हो जल्द से जल्द, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विच। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, तो इनमें से कौन से सिटी का टेम्परेचर ज़्यादा है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर टेबल ऑफ मुझे सभी वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट आई कैन कंक्लूड द दिस सिटीज हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। बट इफ आई ट्रांसफर दिस डेटा इनटू पिक्टोरिक फॉर्मेट, ओके, अगर मैंने यही डेटा पिक्टोरिक फॉर्मेट में ट्रांसफर किया तो मुझे आसानी से जल्दी पता चल जाएगा। एंड अगेन दिस पिक्टोरिक डाटा के बदले अगर मैंने उसे ग्राफिकल में रिप्रेजेंटेशन किया, जैसे कि बार ग्राफ होता है, अभी मैंने यहाँ पर देखिए बार यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किए, तो आई कैन इजीली कंक्लूड दैट दिस बार इज द हाईएस्ट हाइट, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है। सो आई कैन इजीली अंडरस्टैंड। ओके, तो डेटा हैंडलिंग का यही तो इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पर डेटा हैंडलिंग का इम्पोर्टेंट जो है, आप जब वर्किंग में हो जाएंगे आफ्टर ग्रेजुएशन, या तो इन द ग्रेजुएशन आपको जो कोई प्रेजेंटेशन देना हो, समथिंग डेटा का आपको प्रेजेंटेशन देना ही पड़ता है। ओके, तो वहाँ पर अगर आप ऐसे टेबल ऑफ फॉर्मेट में यहाँ पर प्रेजेंट करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ़ यू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू द पिक्टोरिक फॉर्मेट, अगर आप उसे ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करते हो तो आपको भी प्रेजेंट करने के लिए ईजी होता है। ओके, तो वहाँ पर उसका इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से समझ के लेना है। सो इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव डील्ड विथ various types of data. You have learned to collect data, tabulate and put into the form of bar graphs. The collection, recording and presentation of data help us organize our experiences and draw inferences from them. In this chapter we will take one more step towards learning how to do this. We will come across some more kinds of data and graphs. You have seen several kinds of data through newspaper, magazine, television and other sources. You also know that all data give us some sort of information. Let us look at some common forms of data that you come across. Okay, तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ऑफ सिटीज है, देन फुटबॉल वर्ल्ड कप का 2006 का यहाँ पर मैच दिया है, देन डेटा शोइंग वीकली अब्सेंटीज इन अ क्लास यहाँ पर दिखा रहा है। ओके, तो ये क्या है? डेटा का रिप्रेजेंटेशन है इन द टेबलर फॉर्मेट। सो व्हाट डू दिस कलेक्शन ऑफ डेटा टेल यू? क्या आपको कहता है? सो फॉर एग्जांपल यू कैन सी दैट द हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर वाज इन जम्मू ऑन 26/2006, जैसे कि आपको ये टेबल में दिख रहा है। ठीक है, सो जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है? देखिए जम्मू यहाँ पर है 41 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम था 26 डिग्री सेल्सियस। सो कैन यू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट दिस डेटा इन अ डिफरेंट वे? क्या आप इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो so that their analysis and interpretation becomes better? We shall address such questions in this chapter. हम यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आंसर करेंगे इस चैप्टर में। सो कलेक्टिंग डेटा, सबसे पहले देखते हैं। द डेटा अबाउट द टेम्परेचर ऑफ सिटीज कैन टेल अस मेनी थिंग्स, बट इट कैन नॉट टेल अस द सिटी विच हैड द highest maximum temperature during the year. To find that, we need to collect data regarding the highest maximum temperature reached in each of these cities during the year. So in that case, temperature chart of one particular date of the year as given, जैसे आपको टेबल नंबर 3.1 में दिखाता, will not be sufficient. ओके, उन्होंने क्या दिया था? ओनली पर्टिकुलर डेट का दिया था। अगर हमें पूरे ईयर का चाहिए तो क्या करेंगे? So this shows that a given collection of data may not give us a specific information related to that data. So for this we need to collect data keeping in mind that specific information. In above case, the specific information needed by us was about the highest maximum temperature of the cities during the year, which
वी कुड नॉट गेट फ्रॉम टेबल। ओके, तो ये जो टेबल था ओनली पर्टिकुलर डेट का ही हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अगर मुझे पूरे ईयर का डेटा चाहिए, पूरे ईयर का अगर मुझे पता करना हो कि कौन से यहाँ पर मतलब टेम्परेचर कौन से सिटी में ज़्यादा था पर्टिकुलर ईयर में, कौन से स्टेट में यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा था कम था और कितना था एवरेजली, ऐसे कहा हम कहते हैं ना। सो दस बिफोर कलेक्टिंग डेटा वी नीड टू नो दैट, क्या नो करना चाहिए, वी शुड यूज इट फॉर किसमें, देखिए गिवन बिलो आर फ्यू सिचुएशंस, यू वांट टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स, परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और इन क्रिकेट, female literacy rate in the given area, or number of children below the age of 5 in the families around you. So what kind of data would you need in the above situation? Unless and until you collect appropriate data, you cannot know the desired information, what is the appropriate data for each. So discuss with your friends and identify the data you will need for each. Some of these data is easy to collect and some डिफिकल्ट। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसी डेटा को हमें कलेक्ट करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, अभी हमने डेटा तो कलेक्ट किया बट उसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है वो भी तो पता होना चाहिए। सो व्हेन वी कलेक्ट डेटा वी हैव टू रिकॉर्ड और organize it. Why do we need to do that, क्यों करना है? Consider the following example. Mrs. Neelam, class teacher, wanted to find how children had performed in English. She writes down the marks obtained by the students in the following way. उन्होंने ऐसे लिखा, 23 लिखा है, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32, 38. Okay, so in this form the data was not easy to understand. She also did not know whether her impression of the students matched their performance. So Neelam colleague helped her organize the data in the following way. So table यहाँ पर देखिए, अजय, अरमान, आशीष, दीप्ति, फैजान। so उन्होंने मार्क्स ऑप्टॉन देखिए 50 आउट ऑफ कितने मिले थे, 23 मिले, 35 मिले, 48 मिला, 30, 25। so रोल नंबर यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 है। नेम्स गोविंद, जय, कविता, मनीषा, नीरज। ओके, सो मार्क्स उनको मिले थे 46, 13, 27, 38 एंड 38। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 स्टूडेंट का यहाँ पर डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है। सो इन दिस फॉर्म नीलम वॉज एबल टू नो विच स्टूडेंट हैज गॉट हाउ मेनी मार्क्स, बट शी वॉन्टेड मोर, उसे और चाहिए, क्या चाहिए? दीपिका सजेस्टेड अनदर वे टू ऑर्गेनाइज दिस डेटा। सो नाउ देखिए नीलम वॉज, देखिए उन्होंने क्या किया, जिससे ज़्यादा मिले हैं वो उसे पहले लिखा, तो उसका रोल नंबर 3 है। देन 46, 38, 35, 32, 30, 27, 25, 23 एंड 13। ओके, so many kinds of data we come across are put in the tabular form. Our school rolls, progress report, index in the notebook, temperature record and many others are in the tabular form. Can you think of a few more data that you come across in tabular form? So when we put data in a proper table, it becomes easy to understand and interpret. So representative values, देखिए you might be aware of the यहाँ पर टर्म एवरेज। एवरेज क्या होता है? आपने आपको कई बार सुना होगा कि एवरेज टेम्परेचर इतना था, एवरेज ये सिचुएशन इतना था, एवरेज नंबर इतना था, एवरेज मार्क्स इतने मिले हैं। सो आपका जो रिजल्ट भी आता है वो क्या होता है? एवरेजली होता है। सो एंड वुड हैव कम अक्रॉस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग द टर्म एवरेज इन योर डे टू डे लाइफ। सो ईशा स्पेंड्स ऑन एवरेज ऑफ अबाउट 5 आवर्स डेली फॉर हर स्टडी। क्या वो 5 आवर्स ही यहाँ पर स्टडी करती है? बट हमें यहाँ पर यूज़ क्या किया है वर्ड एवरेज, एवरेजली वो 5 आवर्स डेली यूज़ करती है। ओके, द एवरेज टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। क्या इसी टाइम पे 40 डिग्री होता है? नहीं, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, बट हम क्या कहते हैं, इसे एक टर्म में डिफाइंड करते हैं, हम कहते हैं एवरेजली 40 डिग्री सेल्सियस है। द एवरेज एज ऑफ पपील्स इन माई क्लास इज 12 ईयर्स। The average attendance of the students in the class or school during its final examination was 98%. Many more of such statements could be there. Think about the statement given above. Do you think that the child in the first statement studies exactly for 5 hours daily? नहीं ना. So or is the temperature of the given place during that particular time always 40 degrees? Or is the age of each pupil in the class 12 years? ऑब्वियसली नॉट, ऐसे नहीं हो सकता ना। क्या सभी का एज 12 ईयर्स है? नहीं, किसी का 13 हो सकता है, किसी का 14 हो सकता है, किसी का 11 भी हो सकता है।
करेक्ट ना। तो हम क्या कहते हैं, एक डेफिनाइट नंबर में यहाँ पर डिफाइनाइट करते हैं। ओके, सो देन व्हाट डू दिस स्टेटमेंट टेल यू? So by average we understand that Isha usually studies for 5 hours. On some days she may study for less number of hours, and on the other days she may study longer. Similarly, the average temperature of 40 degrees Celsius means that very often the temperature at this time of the year is around 40 degrees Celsius. Sometimes it may be less than 40 degrees Celsius, and at other times it may be more than 40 degrees Celsius. Thus, we realize that average is a number that represents or shows the central tendency of a group of observation or data. Since average lies between the highest and the lowest value of the given data, so we say average is a measure of the central tendency of the group of data. So different form of data need different forms of representative or central value to describe it. One of these representative values is the arithmetic mean. You will learn about the other representative values in the later part of this chapter. Okay, देखिए यहाँ पर जो हमने अभी जो जो थियरी थी उसे हमने रीड किया, बट बेसिकली अरिथमेटिक मीन होता क्या है उसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अभी मैंने आपको कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, तो अरिथमेटिक मीन हमें लर्न करना है। ओके, अरिथमेटिक मीन जैसे कि देखिए आज का टेम्परेचर मान के चलता हूँ ये 12 बजे था 40 डिग्री सेल्सियस, देन आफ्टर 1 बजे मिला 41 डिग्री, देन 42 डिग्री, देन 43, देन 44, देन 45, अगेन सडनली यहाँ पर डिक्रीज हुआ 43 आ गया, देन 41 आ गया, देन 40, एंड यहाँ पर 6 और 7 बजे वो 38 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, अभी ये क्या है, 1 डे का डेटा है। अभी मुझे आइडेंटिफाई करना कि यस तो डेली मतलब आज का टेम्परेचर कितना था। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में कैसे कहते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, तो मैक्सिमम कितना था यहाँ पर वैल्यू 45 एंड मिनिमम 38, मतलब 38 से 45 इतना टेम्परेचर आज के दिन का था। बट अभी मुझे डेली आज का, कल का, परसों का, पूरे मंथ का जो टेम्परेचर उसे कर यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, उससे कुछ स्टडी करना है। तो कैसे करेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सभी वैल्यूज़ को एक नंबर में इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आई नीड टू बी रिप्रेजेंट दिस ऑल नंबर्स इन अ सिंगल डिजिट नंबर। ओके, और सिंगल नंबर में मुझे इसे डिनोट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई अरिथमेटिक मीन हियर कम। ओके, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं एवरेजली ये जो नंबर है इसका एक एवरेज नंबर निकालते हैं कि ये नंबर इन सभी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, समथिंग जैसे कि 42 डिग्री सेल्सियस, तो 42 डिग्री सेल्सियस एवरेजली पूरे दिन का टेम्परेचर था आज का। कल का समथिंग पूरे दिन का हम निकाल सकते हैं इसे एवरेजली। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसे हमें लर्न करना है। सो अरिथमेटिक मीन देखिए क्या होता है, द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ द डेटा इज द अरिथमेटिक मीन और द मीन। अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं, तो सिंपली आप इसे मीन भी कह सकते हो। टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल क्या है, 2 vessels contain 20 liters and 60 liters of milk representatively. What is the amount that each vessels would have if both share the milk equally? When we ask this question, we are seeking the arithmetic mean. In the above case, the average of the arithmetic mean would be total quantity of milk upon number of vessels. So 20 plus 60 upon 2 मतलब averagely 40 liters यहाँ पर आ जाएगा. So the vessels, each vessel would have 40 liters of milk. The average or arithmetic mean और सिंपली मीन इज डिफाइंड एज फॉलो। मीन का मतलब क्या होता है, नोटबुक ओपन करिए, उसमें पहले हेडिंग दीजिए अरिथमेटिक मीन एंड ये फॉर्मूला लिख लीजिए, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या लिखना है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, Ashish studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on average? Okay, averagely उसने कितना स्टडी किया हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला बताया था मीन का उसे यहाँ पर यूज करेंगे। सो दैट्स वाई सोल्यूशन देखिए, द एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष वुड बी टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स अपॉन नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही स्टडीड इज इक्वल टू 4 + 5 + 3 अपॉन 3 आ जाएगा। सो आवर्स यहाँ पर कितने बने, 4 hours पर डे। सो दस वी कैन से दैट आशीष स्टडीज फॉर 4 hours डेली ऑन द एवरेजली। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 innings, 36, 35, 50, 46, 60, 55. कैलकुलेट द मीन रन स्कोर बाय हिम इन एन इनिंग. ओके, देखिए सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, टोटल रन इज इक्वल टू 36 प्लस 35 प्लस 50, मतलब सभी के एवरेज हमें निकालना है, तो इसके लिए सम निकालना पड़ेगा सभी का. सो 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55, जो यहाँ पर 282 बनता है. To find the mean, we find the sum of all the observation and divide it by the number of observation. So therefore, in this case, mean is equal to 282 upon 6, जो यहाँ पर 47 बना. So thus the mean run score in inning are 47. यहाँ पर कितना बनता है, 47 यहाँ पर बनता है. सो देखिए स्टूडेंट्स, रेंज का मतलब अभी तक हमने अरिथमेटिक मीन क्या होता है उसे अंडरस्टैंड किया, अभी रेंज क्या होती है उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन. दिस कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन. So we call the result the range of the observation. Look at the following example. हम यहाँ पर जो दिए गए एग्जाम्पल है उसे अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल है, the ranges in years of 10 teachers of a school are 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 and 40. ये क्या है, एजेस है. So what is the age of the oldest teacher and that of the youngest teacher? What is the range of the ages of the teachers? What is the mean age of these teachers? तो सबसे पहले देखिए, arranging the ages in ascending order we get 23, 26, 28, 33, 35, 38, 40, 41 and 55, 54. So we find that age of the oldest teacher is 54 years and the age of the youngest teacher is 23 years. Next, ranges of the ages of the teacher, 54 minus 23 years is equal to we get 31 years. So mean age of the teacher क्या बनता है, 23 प्लस 26 प्लस, मतलब इन सभी का मीन हमें निकालना है, तो यहाँ पर मीन आ जाएगा. अपॉन हम यहाँ पर 10 करेंगे, सो वी गेट ईयर्स, हाउ मच, 35 ईयर्स. ओके, तो 35 ईयर्स हमें यहाँ पर एवरेजली मिला. तो स्टूडेंट्स, रेंज का मतलब क्या होता है कि रेंज क्या यहाँ पर है, 31 ईयर्स की यहाँ पर रेंज है. तो हम क्या करते हैं, यंगेस्ट ईयर एंड जो ओल्डेस्ट टीचर है, देखिए ओल्डेस्ट टीचर एंड माइनस यंगेस्ट ईयर एज, सो वी गेट द रेंज 31, मतलब 31 ईयर्स की रेंज यहाँ पर है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या लर्न किया. आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले डेटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन देखा. देन आफ्टर दैट हमने अरिथमेटिक मीन क्या होता है, मीन क्या होता है उसे हमने अंडरस्टैंड किया. देन हमने रेंजेस क्या होता है उसे भी अंडरस्टैंड किया. ओके, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.